वृष लगन बुध देव तीसरे स्थान सहज भाव। जय माता की मित्रों, हम लोग वृष लगन में बुध ग्रह की चर्चा कर रहे हैं। आज बात करते हैं, अगर बुध ग्रह तीसरे स्थान में हो वृष लगन में यानी कर्क राशि पे हो तो कैसे फल हम लोगों को प्राप्त हो सकते हैं। सब विद्वानों ने प्राय कर अलग अलग पुस्तकों का जब आप अध्ययन करते हैं तो सब ने संपूर्ण अच्छा फल और संपूर्ण खराब फल नहीं बताया। थोड़ा अच्छा थोड़ा खराब, किसी ने तो पूरा खराब, इसी तरह के फल। और जब भावाश्रय फलों की बात करते हैं तो उसके अंदर भी जो पुस्तकें हम लोगों को प्राप्त है फल दीपिका के रूप में, और तो उसमें भी कोई विशेष फल तीसरे स्थान में बुध देव होने से अच्छे नहीं बताए गए। अब उसका कारण बहुत से पाठों में हमने बताया है कि हम लोगों को पुस्तकों में ये देखने को मिलता है कि एक श्लोक की व्याख्या हुई है और बता दिया गया कि ये ग्रह यहाँ होने से ये फल प्राप्त होता है। लेकिन क्यों होता है, कारण क्या है, वो बातें जो प्रिडिक्ट कर रहा है, जो जन्मपत्री देख रहा है, ये उसके बुद्धि और विवेक के ऊपर छोड़ दी गई। यही खूबसूरती समझ लो आप हम लोगों के वैदिक ज्योतिष की। चाहे वो अधिकार समझ लो कि कौन सा विद्वान किस तरह से प्रेडिक्ट करता है, और वो अपने ज्ञान में, अपने इष्ट में, अपने कर्म में किस तरह से उसका अभ्यास है और उसका लेवल कहाँ तक है और वो उस चीज को किस लेवल तक समझता है, ये उसके बुद्धि और विवेक के ऊपर छोड़ दिया गया। कि श्लोक ये बोल रहा है, अब आप ये पता करो कि ये क्यों बोल रहा है और इसका कारण क्या है। तो चलिए थोड़ी सी वही समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे बुध देव होने से क्या पूरे ही खराब फल मिलते हैं, पूरे ही अच्छे मिलते हैं, किस तरह के फल प्राप्त हो सकते हैं। अब एक जगह या कई जगह ये भी बताया गया है कि तीसरे, छठे और 11वें स्थान में ग्रह रहते हैं, वो कभी खराब फल नहीं देते। यहाँ पे दोनों बातें बुध देव के विषय में ये भी बात है। दूसरी बात ये बताई गई कि क्रूर ग्रह अगर इन स्थानों में हो तो बहुत अच्छे फल प्राप्त होते हैं। और शुरू में जो भावाश्रय फल के हिसाब से जो हमने बताया वो आपको बता ही दिया। अब ये क्यों होते हैं, पहली बात तो बुध देव के विषय में एक चीज जो पौराणिक कहानियों में हम लोगों को सुनने को मिलता है, उसी कहानियों के अनुसार बुध देव चंद्र ग्रह को पसंद नहीं करते। उनकी उत्पत्ति के विषय में जो कहानियां बताई जाती है उसके अनुसार चंद्रदेव को पसंद नहीं करते, लेकिन चंद्रदेव बुध देव को पसंद करते। तो यहां पे बुध देव चंद्रमा की राशि में तो कुछ अलग फील होता है इनको। यहां पे तीसरे स्थान से कनेक्ट नहीं है, तीसरे स्थान में ये खराब फल देंगे वैसी बात नहीं है, लेकिन चंद्रमा की राशि में होने की वजह से इनको कुछ अबनॉर्मल फीलिंग होता है, पहली बात। दूसरी बात, बुध देव एक सौम्य ग्रह है। बुध देव शुभ ग्रहों में गिनती आता है। बुध देव वो बच्चा है आपका घर में जो हर समय क्वेश्चन राइज करता है अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए। बुध देव वो बच्चा या वो इंसान है जिसकी स्किन हमेशा ग्लो करते रहती है या ग्लेज करते रहती है। इसका मतलब आपका बुध देव बहुत अच्छा है। तो वो स्थान, वो सौम्य ग्रह या वो व्यापारी ग्रह या वो बुद्धि और विवेक का, प्रेजेंस ऑफ माइंड का ग्रह जब तीसरे स्थान में बैठता है, तीसरा स्थान है आपके भाई बहनों का, तीसरा स्थान है आपके पराक्रम का, तीसरा स्थान है आपके छोटे मोटे यात्राओं का, और मित्रों का भी यहाँ पे बहुत कुछ योगदान रहता है। तो वो जब यहाँ पे बैठता है तो यहाँ के फलों में कमी करेगा ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो अपने स्थान के फलों में कुछ न कुछ कमी कर देगा। कारण वृष लगन में होने की वजह से बुध देव को मिथुन राशि और कन्या राशि का स्वामित्व प्राप्त है, और कारक भावों की वजह से इनको चतुर्थ स्थान का भी स्वामित्व प्राप्त है। हालांकि चंद्रमा को भी है लेकिन बुध देव को भी है। तो अपने कारक भाव से 12वें स्थान में रहेंगे। दूसरा कारक भाव जो 10वां है उससे ये छठे स्थान में रहेंगे,
और अपना धन स्थान जो है उससे ये दूसरे स्थान में रहेंगे, अपने धन स्थान से। तो कुछ उसी को सामंजस्य बैठा के, उसी को इनबिल्ट करके सब फलों को, और एक छोटी सी एक वो अवधारणा बना दी गई कि बुद्ध देव यहाँ पे होके कुछ अच्छे फल प्राप्त नहीं होते। अब किस तरह के फल अभ्यास में देखने को मिलते हैं या आप किस तरह से अभ्यास करते हैं, हमने जो देखा वो हम आपको बता रहे कि बुद्ध देव तीसरे स्थान में होने से बहुत कुछ निर्भर होते हैं, तीसरे स्थान में बाकी ग्रह इनके साथ है या नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, चंद्रदेव का प्लेसमेंट कैसा है और चंद्रदेव से कौन से स्थान में बुद्ध देव विराजमान है वो आपको देखना पड़ेगा। चंद्रदेव का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है और चंद्रदेव से थोड़ी दूरी पर बुद्ध देव विराजमान है तो बुद्ध देव का फल अच्छा है। लेकिन शर्त यही है कि बुद्ध देव कोई क्रूर ग्रह या पापी ग्रह के साथ में नहीं हो, सूर्य को छोड़ के या मंगल को छोड़ के। मंगल के साथ भी इनकी कोई अनबन नहीं है, मंगल के साथ भी ये खराब फल नहीं देते। हाँ, मंगल के साथ रहने से इनके अंदर शक्ति की मात्रा कुछ ज़्यादा बढ़ती है। तीसरे स्थान में ग्रह होने से कुछ खराब फलों में यह भी देखा गया है कि आदमी अपने पराक्रम के लिए अनवरत संघर्ष करता है, पराक्रमी होता है इंसान। अब बुद्ध देव क्या पराक्रम देंगे आपको? वाणी के द्वारा देंगे, अपने ज्ञान के द्वारा देंगे, अपने रहन सहन और अपने हिप्नोटाइज्ड एरो के द्वारा देंगे, खूबसूरती के द्वारा देंगे, अपने धन के द्वारा देंगे। बुद्ध देव का पराक्रम यहाँ पे यही होगा क्योंकि पंचम स्थान और दूसरे स्थान का स्वामित्व प्राप्त है इनको। तो यहाँ पे रहने से दोनों चीजें हो सकती है, अपने धन को बढ़ाने के लिए या अपने ज्ञान की सत्ता को स्थापित करने के लिए ये छल कपट भी कर सकते हैं, कपट भरी वाणी भी बोल सकते हैं, सामने वाले को आकर्षित करने के लिए ये किसी भी सीमा तक शब्दों के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा भ्रमित करने की पोजीशन वाला वैसा भी बना सकते हैं। अब अच्छे ग्रहों का साथ, यहाँ से भाग्य भाव को देखेंगे, मकर राशि को, शनिदेव की पोजीशन आपको देखनी, लेकिन फिर भी मकर राशि को ये बहुत अच्छा फल प्राप्त करवाएंगे। आदमी धार्मिक होगा लेकिन आदमी परंपराओं पे विश्वास नहीं करेगा कि सुबह उठ के मेरे को ये पूजा करनी है और डेली नियम के अनुसार करनी है, वैसा कुछ नहीं करेगा। मंत्रों पे, तंत्रों पे, वेदों पे, सब पे विश्वास करेगा, ईश्वर पे। लेकिन इनका धर्म का और इनका काम करने का मूवमेंट थोड़ा अलग होगा धर्म के प्रति। जब खाली समय होगा तो करेंगे, जब समय इनके हिसाब से चलेगा तो करेंगे। वो ये नहीं देखेंगे कि ये समय कैसा है। जब इच्छा होगा मन में कि मेरे को मंदिर में जाना है, और वो इच्छा इनका कब होगा? जब बहुत ज़्यादा दुखी होंगे या बहुत ज़्यादा सुखी होंगे, दोनों समय में। ऐसा बात नहीं है कि दुखी होने से ही जाएंगे, नहीं, जब बहुत ज़्यादा सुखी होंगे तब भी जाएंगे। और सबसे अच्छे फल अगर देखा जाए किसी भी ग्रह का कुंडली में, तो आप सबसे पहले ये देखिए कि इंसान का जब जन्म हुआ तब उसकी महादशा कौन सी थी, क्योंकि महादशा ये डिसाइड करती है कि उसका आभा मंडल हो, उसकी शारीरिक बनावट हो, शारीरिक खूबसूरती हो, उस समय के संस्कार हो, उस समय का वातावरण हो, उसको कैसा मिला है। अगर बचपन का ग्रह जब पैदा हुआ तब से लेके 10 साल या 5 साल तक उसके योग कारक ग्रह में अगर वो पैदा हुआ है तो उसकी सब चीज़ स्ट्रोंग होगी। वो दुख भी आराम से भोगेगा और सुख भी आराम से भोगेगा, क्योंकि हर चीज़ उसकी पूर्ण डेवलप होगी। और वही अगर खराब ग्रह जो आपके अच्छे स्थानों का स्वामित्व जिनको प्राप्त नहीं है, उन ग्रहों की महादशा में अगर बालक का जन्म होता है तो उसकी फाउंडेशन वीक हो जाती है। अब जब अच्छे ग्रह की महादशा आएगी और वो उसको अच्छा फल देगी, लेकिन बाकी चीज़ें उसके अंग प्रत्यंग अगर उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो वैसा फल उसको प्राप्त नहीं होगा जैसा होना चाहिए। ये सबसे खास पॉइंट है जिस भी ग्रह की या कुंडली की या जिस भी जातक की आप कुंडली का अध्ययन कर रहे हैं। आप ये चीज़ फर्स्ट देखिए कि उसकी शरीर की बनावट, उसके मन की बनावट, उसके दिमाग की बनावट कौन सी ग्रह की महादशा में वो पैदा हुआ है,
और वो ग्रह उसकी कुंडली में और चंद्र कुंडली के अनुसार कौन कौन से स्थानों का स्वामित्व उसको प्राप्त है और किस तरह के अंशों के हिसाब से वर्ग कुंडलियों के हिसाब से कितना बलवान है। हालांकि बुध ग्रह की महादशा में ही अगर पैदा होता है ऐसा इंसान तो बहुत पराक्रमी होगा, बुद्धि के द्वारा, धन के द्वारा हमेशा अपना नाम करेगा, अपने समाज और अपने घर का नाम करेगा। अब इनके साथ तकलीफ क्या है? इनके साथ तकलीफ यही है कि अगर इनका फ्रेंड सर्कल, ये कभी अकेले नहीं रहेंगे, कोई न कोई इनके साथ रहेगा, चाहे परिवार के साथ रहे, चाहे फ्रेंड्स के साथ रहे। अच्छी एजुकेशन, बहुत अच्छी एजुकेशन इनको प्राप्त होगी और एजुकेशन के अंदर ही कुछ ऐसे काम करने लग जाएंगे जिसकी वजह से इनकी अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगी। हालांकि जहाँ पे ये प्लेस है वहाँ से इनका दूसरा स्थान जो है, धन का स्थान है, वो 12वां है, लेकिन अपने स्थान से सेकंड स्थान में प्लेस है। तो दोनों चीज़ें होंगी, ये धन के प्रति हमेशा समर्पित रहेंगे और अपने पराक्रम का लेवल भी धन के हिसाब से ही करेंगे कि मेरे को कहाँ पे प्रॉफिट होगा, मेरे को कहाँ पे काम करने से मेरे को अच्छा रहेगा और मेरे धन का और मेरे ज्ञान का सदुपयोग धन के लिए हो, परिवार के लिए हो। ये चीज़ें हमेशा इनके चिंतन में फर्स्ट प्रायोरिटी में रहेगी। सॉरी, जब भी ये कहीं पे जाएंगे, किसी भी काम के लिए जाएंगे, तो कैलकुलेशन वही चलता रहेगा कि जिसके पास हम जा रहे हैं उससे हमको मिलेगा क्या, और वो अगर देना नहीं चाह रहा है तो उसको हम किस तरह से अपने फेवर में करें। बुध ग्रह वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव ग्रह होता है इंसान का, क्योंकि बुद्धि या दुर्बुद्धि दोनों ही चीज़ों को पे अधिकार बुध ग्रह का ही है। अब किसके साथ बैठे हैं, किसकी राशि में है और किससे दृष्ट है, उसका अपना एक योगदान है और उसका बहुत बड़ा फर्क जन्म कुंडली में पड़ता है। यहाँ पे पुनर्वसु नक्षत्र का चतुर्थ चरण फर्स्ट में ही आएगा इनको, जिसको गुरुदेव का स्वामित्व प्राप्त है। अगर पुनर्वसु नक्षत्र में बैठते हैं तो ज्ञानी हो, ईमानदारी हो, सत्यनिष्ठ हो, अच्छे कर्म करने वाले हो, भगवान का भजन करने वाले हो, ईश्वर का नाम लेने वाले हो, वेद शास्त्रों के ज्ञाता हो, धर्म के प्रति रुचि हो, धर्म का पालन करने वाले हो, किसी का बुरा नहीं करने वाले हो, सबके लिए अच्छा सोचने वाले हो, ऐसा कुछ फल इनको प्राप्त होगा। अब बात करें शनि देव की, अगर पुष्य नक्षत्र में आ गए तो पुष्य नक्षत्र नक्षत्रों का राजा है, हम लोग सब जानते हैं। अगर पुष्य नक्षत्र में इनका जन्म होता है तो फिर कहना ही क्या है, कोई टेंशन ही नहीं है फिर तो। लेकिन शनि देव का प्लेसमेंट आपको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पुष्य नक्षत्र का, नक्षत्रों का राजा धार्मिक लेवल पे बोला गया है कि आपको कोई अच्छे काम करने हैं। जैसे गुरुवार को पुष्य नक्षत्र हो तो हम लोग धार्मिक आयोजन करते हैं, कोई शिव या भगवान विष्णु के मंदिर में कोई पूजा पाठ या हवन यज्ञ उस दिन करवाने का कोशिश करते हैं। तो ये सब काम पुष्य नक्षत्र के अंदर जब करते हैं तो उसके फल 1000 गुना बढ़ते हैं। लेकिन पुष्य नक्षत्र में अगर बच्चा पैदा हो और बुध देव बैठा हो पुष्य नक्षत्र में, तो फिर अलग आपकी वो प्रिडिक्शन हो जाएगी कि ऐसा इंसान हर समय ज्ञान को प्राप्त करने में रुचि लेगा। कौन सा ज्ञान? अध्यात्म का ज्ञान, मंत्रों का ज्ञान, गुरु ज्ञान, गुरु के सानिध्य में बैठ के ज्ञान लेने का काम, वेदों का ज्ञान। इंसान आया किस लिए है, वो सब थिंकिंग इनके दिमाग में चलती रहेगी। मन से दुखी रहेगा, हो सकता है बाकी ग्रहों का साथ नहीं हो तो तन से भी दुखी हो। मन से दुखी होने का मतलब ये नहीं है कि इनको कोई चोट चपेट की वजह से दुखी होगा या किसी के साथ झगड़ा है उसकी वजह से दुखी होगा, नहीं। ये मन से दुखी इसलिए होगा कि छोटी छोटी बात, जैसे परिवार में कोई अनबन हो, परिवार में छोटी छोटी बातों पे झगड़ा हो, इनको ये पसंद नहीं आएगा। ये उस लेवल का दिमाग इनका हो जाएगा कि हम लोग किस लिए आए हैं, थोड़े समय के लिए आए हैं, तो क्यों जरूरी था आना, ऐसा कौन सा काम बाकी था जिसकी वजह से मेरे को आना पड़ा। ये उस लेवल की थिंकिंग की वजह से दुखी होंगे। जब इनका वो सब बातों का जब आंसर इनको नहीं मिलेगा तो वो खोजते रहेंगे, और जब अपने अंदर झांकेंगे तो बहुत कुछ परिवर्तन इनके अंदर आता रहेगा। तो नॉर्मली परिवार में बोल दिया जाता है
कि ये बच्चा सन्यासी बनेगा या इस बच्चे को भोगों से कोई मतलब नहीं है, लेकिन इनका ज्ञान एक अलग लेवल पे रहेगा। पृथ्वी तत्व है, सन्यासी तो नहीं बनेगा। चंद्रमा का राशि में विराजमान है तो सन्यासी बनने का तो सवाल नहीं है, लेकिन ज्ञान का लेवल धीरे धीरे उम्र के साथ साथ बुद्ध देव उस स्थान में ऐसे इंसान को लेके जाएंगे। पुनर्वसु नक्षत्र हो, पुष्य नक्षत्र हो, दोनों में ही ऐसी चीज होगी। पुनर्वसु नक्षत्र में अपने परंपराओं का पालन करेंगे और पुष्य नक्षत्र में हकीकत क्या है उसकी खोज करेंगे। परंपरा अलग मैटर है और हकीकत क्या है वो एक अलग मैटर है। तो ऐसे आदमी दार्शनिक विचारधारा के हो जाते हैं। बड़े बड़े शास्त्र लिखना, बड़ी बड़ी पुस्तकों का वो आयोजन करना या लिखना, बड़े बड़े ज्ञानियों के साथ संसर्ग में रहना, ऋषि मुनियों के साथ संसर्ग में रहना, ऐसा कुछ आचरण ऐसा इंसान के साथ बुद्ध देव का ऐसा फल आपको प्राप्त हो सकता है। उसके बाद में इनका खुद का नक्षत्र है अश्लेषा, यहाँ पे बुद्ध देव विराजमान है तो दोनों ही चीजें आपको प्राप्त होगी। आप अच्छे काम भी करेंगे, आप बुरे काम भी करेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन अपनी मर्जी से किसी को दुख देने वाला काम नहीं करेंगे। शरीर से बली होंगे, मन से बली होंगे, दिमाग से बली होंगे। बोला जाता है गंडमूल नक्षत्र है, लेकिन ऐसा कुछ जब तीसरे स्थान में कोई भी चीजें, आप हमेशा ध्यान में रखिए कि कोई चीज कहीं पे खराब होती है और कहीं पे अच्छी होती है। हर चीज हर जगह खराब नहीं होती, हर चीज हर जगह अच्छी भी नहीं होती। ये चीज हमेशा जन्मपत्री भी यही चीज बताती है, ग्रहों का अध्ययन भी यही चीज आपको इशारा देता है। तीसरे स्थान में अगर बुद्ध देव पाप प्रभाव में हो, अगर बुद्ध देव क्रूर ग्रह से दृष्ट हो, अगर बुद्ध देव अश्लेषा नक्षत्र में हो तो भी बहुत अच्छा फल देता है, क्योंकि पूरी तरह सांसारिक आपको बनाएगा। आप अपने परिवार के लिए या अपने लिए या अपने पराक्रम के लिए किसी के सामने डरने वाले नहीं रहेंगे। बल की मात्रा में भी बढ़ोतरी होगी, ज्ञान की मात्रा में भी बढ़ोतरी होगी। अपने पराक्रम के द्वारा या अपने परिवार के पराक्रम के द्वारा या अपने भाई बहनों के पराक्रम के द्वारा आप बहुत हायर लेवल की या विदेशों तक में जाने की, शिक्षा के लेवल में हो, चाहे धन के लेवल में हो, चाहे व्यापार के लेवल में हो, आप जा सकते हैं। अश्लेषा नक्षत्र का इतना जबरदस्त प्रभाव बुद्ध देव यहाँ पे विराजमान होने से बुद्ध देव का आपको प्राप्त होता है। उसका एक कारण भी है, क्योंकि फर्स्ट जो पुनर्वसु नक्षत्र है वहाँ पे ये कर्क राशि में ही रहेंगे, तो यहाँ पे वर्गोत्तमी भी होते हैं और गुरुदेव का इफेक्ट यहाँ पे बहुत अच्छा इनको प्राप्त होता है। बोलते हैं चंद्रमा और गुरु आपस में दृष्टि हो या साथ में विराजमान हो तो गज केसरी योग होता है। अब बुद्ध देव के विषय में ऐसा कुछ बोला नहीं जाता है कि गज केसरी योग होता है, लेकिन दृष्टि बड़ी गजब होती है। अगर गुरुदेव स्ट्रोंग हो और गुरुदेव की दृष्टि इनके ऊपर हो यहाँ पे, क्योंकि गुरुदेव भी वृष राशि वालों के लिए कोई विशेष योग कारक नहीं होते, लेकिन कुछ जगह योग कारक बोला गया है। कारण लाभ स्थान का स्वामी जब धन स्थान के स्वामी पे दृष्टि देता है या दोनों की आपस में दृष्टि होती है तो धन की मात्रा में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होती है। ज्ञान की मात्रा में भी बुद्ध देव विवेक के स्वामी हैं और गुरुदेव उस ज्ञान के स्वामी हैं जिस ज्ञान के द्वारा आप अपनी आत्मा की उन्नति कर सकते, तो फिर उस ज्ञान का लेवल उस सीमा तक जाता है। जबकि बुद्ध देव गुरुदेव को मित्र नहीं मानते, सॉरी गलत बता दिया हमने, गुरुदेव बुद्ध देव को मित्र नहीं मानते, बुद्ध देव जरूर मानते। बुद्ध देव कभी भी गुरु को अगर दृष्ट कर रहे हैं तो ओबियसली उनकी एक ही दृष्टि है, सातवीं दृष्टि है, तो गुरुदेव भी दृष्ट करेंगे, तो गुरुदेव के फलों में भी कमी नहीं आएगी। कारण गुरुदेव की हमेशा उस स्थान पे जहाँ पे भी वो दृष्टि देते हैं अमृतमय दृष्टि होती है। बुद्ध देव के कारकत्वों में कुछ कमी कर सकते हैं, लेकिन उस स्थान को कभी भी खराब नहीं करेंगे। तो तीसरे स्थान पे अगर गुरुदेव की दृष्टि हो तो उस स्थान को तो खराब करने का सवाल ही नहीं है।
भाई बहनों का साथ मिलना हो, भाई बहनों से काम या भाई बहनों के साथ मिलके कोई बिजनेस करना हो, या भाई बहनों की वजह से इनका पराक्रम में बढ़ोतरी हो, ऐसा कुछ तीसरे स्थान में बुध देव के फल जितनी हमसे व्याख्या हो सकी है। सोशल मीडिया का अपना एक समय का एक रेस्ट्रिक्शन रहता है, उससे ज़्यादा लंबा वीडियो बनाना भी पॉसिबल नहीं है। नवमांश की बात करें तो 3.20 डिग्री तक कर्क के नवमांश में रहेंगे, फिर 6.40 डिग्री तक सिंह के नवमांश में रहेंगे, 10 डिग्री तक होने से कन्या के नवमांश में रहेंगे, 13.20 डिग्री तक तुला के नवमांश में रहेंगे, 16.40 डिग्री तक होने से वृश्चिक के नवमांश में, फिर 20 डिग्री तक धनु के नवमांश में, 23.20 डिग्री तक मकर के नवमांश में, 26.40 डिग्री तक कुंभ के नवमांश में, 30 डिग्री तक मीन के नवमांश में। अंश बल समराशि है तो प्रथम 6 अंश तक मृतावस्था, फिर 12 अंश तक वृद्धावस्था, 18 अंश तक युवावस्था, 24 अंश तक कुमारावस्था और 30 अंश तक बाल्यावस्था। तीसरे स्थान का बुध चंद्रमा की राशि स्थिर नहीं रहने देगा आपको, ये चीज़ आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सी कुंडलियों में ये चीज़ हमने देखी है कि बुध देव यहाँ पे आपके मन को, आपके दिमाग को और आपकी परिस्थिति को, तीनों चीज़ों को इफेक्ट करेगा। सेम चीज़ जैसे आप एक लेवल में आके आपके पास पैसा भी हो गया, धन भी हो गया, घर भी हो गया, और अब आप चाहते हैं कि हम शांति से जीवन गुजारे, बस हो गया, अब कुछ नहीं करना है, नहीं हो सकता। शांति प्रदान नहीं हो सकती। यहाँ पे एनी टाइम आपको स्ट्रगल में रहना पड़ेगा, क्योंकि जिस पैसे को आप समझ रहे थे कि हो गया अब नहीं चाहिए, वो पैसा 2 मिनट में उड़ जाएगा। कोई न कोई काम ऐसा आएगा, उसमें लगेगा और फिर पैसे के लिए संघर्ष आपका चालू हो जाएगा, क्योंकि बुध देव अनवरत संघर्ष आपको देंगे। सबसे ज़्यादा संघर्ष देंगे मेंटली। डिप्लोमा लेवल की कोई पढ़ाई, हाई लेवल की पढ़ाई के द्वारा आप चाहे सीए हो, सीएस हो, अकाउंट्स की कोई लाइन हो, गवर्नमेंट की कोई सर्विस हो, इस तरह की सर्विस में भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, और आप सीए, सीएस वगैरह की अकाउंट से संबंधित ये सब डिप्लोमा जो है वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं, और बहुत हाई लेवल पे आपका ज्ञान जा सकता है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यहाँ पे ये भी होता है कि आपकी मेमोरी पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है, और समय के साथ साथ वो चीज़ें डेवलप हो सकती है। तो ये भी फल बुध देव का आपको देखना पड़ेगा कि ऐसी चीज़ें भी यहाँ पे प्राप्त हो सकती है। अब ज़रूरत ये है कि एनी टाइम संघर्ष में रह के आदमी अपने विवेक और बुद्धि की कैसी डेवलपमेंट उसने की है, क्या समय के साथ उसमें परिवर्तन आके वो गलत रास्तों की तरफ तो नहीं गया, ये चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है। और अगर उसने तकलीफ पाके भी सही रास्ते ही अपनाए हुए हैं, तो आने वाला हर समय उसके लिए कुछ अच्छा रास्ता, कुछ अच्छे काम उसके लिए सोच के रखा है और उसमें उसको लेके जाएगा। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। पाठ से संबंधित कोई भी बात हो निसंकोच कमेंट कीजिए, 100% आपको आंसर मिलेगा। अब अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।